हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर का ये 5वां लेक्चर है, 5वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, इस मॉडल में हमें क्या बात बताई गई और इससे भी खास कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं, क्या इसकी कमियां हैं, आज के इस वीडियो में हम इन टोटल टॉपिक पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप समझ कर याद करना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक बने रहें, आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में भी आएगा प्लस याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम समझकर याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते किसे, इस मॉडल में हमें क्या बात बताई गई। तो देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने यह परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है, ठीक है, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। मतलब रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु के बारे में इन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया, प्रतिपादित किया, उसे ही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो यदि आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो आप लिखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार। अब हमें इस मॉडल में क्या बात बताई गई वही हमें लिखना होता है। तो आप लिखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार। देखिए, पहली हमें क्या बात बताया गया, पहला बात बताया गया परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण होता है। मतलब रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, परमाणु अति सूक्ष्म होता है, ठीक है। अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या रहा है ना कि जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। दूसरा गोलाकार होता है, गोले के आकार का जैसा होता है, तथा विद्युत उदासीन होता है। तो इतनी बात आप समझ गए। पहली बात रदरफोर्ड ने यही बताया, परमाणु अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा, गोलाकार और विद्युत उदासीन कण होता है। दूसरा इन्होंने ये बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश व भार उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। मतलब रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दूसरा ये बात बताया कि जो परमाणु होता है तो परमाणु का समस्त जो क्या होता है, परमाणु का जो समस्त भार होता है वो उसके केंद्र में होता है। मतलब परमाणु का जो टोटल भार होगा वो केंद्र में होगा और परमाणु का जो टोटल धन आवेश होगा, ठीक है, वो भी इसके केंद्र में होगा, ठीक है। तो वही बात रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने यही बताया कि परमाणु का समस्त भार, ठीक है, परमाणु का समस्त भार और उसका धनावेश उसके केंद्र में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। यही तो बात यहाँ पे कहा गया ना कि परमाणु का समस्त धनावेश व भार, परमाणु का समस्त धनावेश और भार उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तीसरी बात यहाँ पे कहा गया कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर की कोटि तथा परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की कोटि होता है। मतलब ये परमाणु है तो परमाणु की जो त्रिज्या होगी, ये जो अगर मैं परमाणु बताऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिगर बना दूं टोटल, ये मान लेते हैं सपोज है ये जो परमाणु है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये जैसे परमाणु है तो परमाणु के केंद्र से लेकर यहाँ तक की इसी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो त्रिज्या है, तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो परमाणु का यहाँ पे कहा गया है कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। मतलब परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, परमाणु की जो त्रिज्या है, जो r का मान है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसको अगर हम मीटर में लिखे तो कितना लिख सकते हैं भैया, तो ये आप याद रखेंगे, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। और जो ये छोटा सा नाभिक दिखाई दे रहा है, तो अगर इस नाभिक का मैं यहाँ पे फिगर बना दूँ इतना, तो इस नाभिक की जो त्रिज्या होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक के नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻12 सेमी होता है। तो इसका मतलब नाभिक की त्रिज्या 10⁻12 सेंटीमीटर होता है। तो यही बात बताया गया है।
समझ के होंगे, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं, आपको याद करने की बस आवश्यकता हुई। चौथा इस नियम में हमें बताया गया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर तेजी से घूमते हैं। मतलब देखिए, नाभिक है, ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार पथ पे क्या होते हैं, घूमते हैं इस प्रकार। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बना दूं, ये भैया बहुत समस्या है इसमें भी, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, नाभिक के चारों ओर ऐसे ही वृत्ताकार क्या होती हैं, नाभिक के चारों ओर ऐसे ही वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ठीक है, नाभिक के चारों ओर इस प्रकार ही क्या होती हैं, वृत्ताकार, नाभिक के चारों ओर इसी प्रकार वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। चलिए इतना ही रहने देते हैं। नाभिक के चारों ओर इस प्रकार वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तेजी से घूमते रहते हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर तेजी से घूमते हैं। वृत्ताकार पथ मतलब वृत्त के आकार का क्या है, पथ है, एक रास्ता है जिस पर गति करते हैं। तो ये वृत्त का आकार के जैसा ही है ना, जिस पर तेजी से इलेक्ट्रॉन ये गति कर रहे हैं। तो यही बात है। चौथा इसमें बताया गया कि नाभिक व इलेक्ट्रॉन आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं सिंपल में कहूँ तो ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में किस बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। सबसे पहली बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस मॉडल की हम कमियां जानेंगे। तो इस मॉडल में हमें मुख्यतः ये 5 बातें बताई गई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जी, तो ये हुआ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, कभी भी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, इतना लिखने के बाद इसकी सीमाएं जरूर लिखिएगा। सीमाएं कभी कभी तो परमाणु मॉडल ना पूछकर केवल कह देगा कि रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th में तो है ही, क्लास 12th में भी फिजिक्स में ये टॉपिक है। तो याद रखेंगे भैया, याद रख लीजिए अभी से ही। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की क्या है, सीमाएं। तो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं उसको समझिए। सबसे पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्न सीमाएं होती हैं। ठीक है, मतलब निम्नलिखित सीमाएं होती हैं। पहला क्या है, इसकी कमियां क्या है ये आप समझिए। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जो है क्लार्क मैक्सवेल। तो क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। तो क्लार्क मैक्सवेल ने अपने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में उन्होंने ये बताया था कि जब कोई भी कण अगर तेजी से वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, ये मान लेते हैं एक कण है, ये तेजी से इस वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार गति कर रहा है। जब ये कोई कण है, ये कण इस प्रकार वृत्ताकार मार्ग पर ये तेजी से इस प्रकार गति कर रहा है, तो उनका ये मानना था कि देखिए, मैं थोड़ा सा अपोजिट फिगर बना दिया, समझिएगा। देखिए, इनका ये मानना था, क्लार्क मैक्सवेल एक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि कोई भी मान लेते हैं ये कण है, तो उनका ये मानना था कि कोई भी कण अगर वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार तेजी से गति करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी आती है। और कमी आते आते एक समय आएगा कि वो जहाँ पर वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस प्रकार कमी आती जाएगी, उसकी गति में धीरे होती जाएगी, एक समय आएगा कि वो गिर जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक ग्राउंड है, एक मान लेते हैं ये ग्राउंड है और इसमें आप ही हैं, इस प्रकार गति कर रहे हैं, इस प्रकार आप दौड़ रहे हैं, इस ग्राउंड में आप दौड़ रहे हैं। तो ये बताइए, आप मान लेते हैं 2 चक्कर मारा, 3 चक्कर मारे, उसके बाद आप में थोड़ी सी ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो मान लेते हैं आपको कहा जाए कि आपको दौड़ना है, जब तक आप मतलब आपके पास एनर्जी है तब तक दौड़ते रहिए। तो आप दौड़ते 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 एक समय आएगा जब पूरी तरीके से थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो तुरंत आप गिर जाएंगे ना। तो इसमें आपको क्या हुआ कि आपको दौड़ाया जा रहा है तो आपकी ऊर्जा में कमी हो रही है।
ऊर्जा में कमी होगी तो आपकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगा, और जब स्पीड कम होगा तब जाकर अंत में आपके पास एनर्जी जब जीरो हो जाएगी तो आप गिर जाएंगे। उसी प्रकार उनका ये मानना था कि जब कोई भी कण है अगर वो तेजी से वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, और जब ऊर्जा में कमी आएगी तो उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो वो एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि जैसे मैं पहले यही आपको एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको उसको समझा भी दूंगा। वैसे ही क्लार्क मैक्सवेल का ये मानना था कि जब मान लेते हैं ये कोई परमाणु है, क्लार्क मैक्सवेल का ये मानना था कि मान लेते हैं ये कोई परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है, ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है। तो क्लार्क मैक्सवेल का ये मानना था कि नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार इस प्रकार कक्षाएं होती हैं, नाभिक के चारों ओर इस प्रकार वृत्ताकार क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, ठीक है, इस प्रकार वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो क्लार्क मैक्सवेल ने ये रदरफोर्ड से ये पूछा कि ये बताइए जो ये इलेक्ट्रॉन है जो इसमें घूम रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो ये बताइए जब ये लगातार गति कर रहे हैं तो एक समय बाद आएगा कि इनकी ऊर्जा में कमी आएगी। जब ये इनकी ऊर्जा में कमी आएगी तो इनके स्पीड धीरा होगा, इनका जो गति है, चाल है, वो धीरा हो जाएगा। जैसे इनकी गति धीरे हुई तो ये बताइए ये धन है, ये धन आवेश है, और इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं ऋण आवेश होता है, तो हम जानते हैं धनात्मक वाला ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये बताइए इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ये जो धन वाला है ये अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं, क्योंकि विपरीत आवेश को आकर्षित करता है। तो रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि ये तेजी से गति कर रहे हैं, इनकी ऊर्जा कम होगी तो स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा तो ये धन है, ये ऋण है, तो धन वाला अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो एक समय बाद ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाने चाहिए। परंतु ऐसा क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही गति करते ही रहते हैं। तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। समझ गए ना, यही इसकी सबसे पहली मुख्य कमी था। तो देखिए यही बात कहा गया क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि होती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि होती रहेगी, ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए। जब ऊर्जा की हानि होगी तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्यों? इसका कोई भी जवाब उनके पास नहीं था। बात समझ गए हैं? तो ये आपका हुआ पहला कमी। दूसरा इनका कमी था, यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं कर सका। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं इसमें ये कक्षाएं हैं, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहली कक्षा में कितनी होगी, दूसरी कक्षा है तो दूसरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये रदरफोर्ड से पूछा गया कि बताइए। तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो ये दूसरी कमियां थी। तीसरा, यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका, जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका। तो ये था मुख्यतः इनकी तीन कमियां। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे? चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं, जो सीमाएं हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैं आपसे केवल एक ही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है ना, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यदि आप क्लास 11th केमिस्ट्री का, फिजिक्स का चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपने चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए।
आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे मान लेते हैं कि आपको रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ना है या थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल ब्रदर सर, इस प्रकार लिखकर कोई भी टॉपिक आप सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।